हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है 13 जून से लेकर 20 जून तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि कालबेलिया जो नृत्य है ना, ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित। तो बात कर ले कालबेलिया नृत्य के बारे में, तो देखिए ये जो आपका राजस्थान राज्य का जो एक लोक नृत्य है, तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कालबेलिया नृत्य के बारे में, तो ये जो आपका मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय के द्वारा जो है ये नृत्य किया जाता है। और कालबेलिया नृत्य को जो है वर्ष 2010 में यूनेस्को की मानवता की जो है अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि की सूची में जो है इसे शामिल किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अन्य नृत्य के बारे में जैसे कि घूमर, भवई, कालबेलिया, चरी चक्री और गैर, ये सब जो आपके राजस्थान के जो है प्रसिद्ध नृत्य हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के नृत्य की बात कर ले तो आपका लावनी नृत्य, धनगढ़ी, कोहली नृत्य, तमाशा, ये सब जो आपके महाराष्ट्र के जो है प्रसिद्ध नृत्य है। इसके अलावा केरल के अन्य नृत्य की बात कर ले तो कथकली, मोहिनी अट्टम, थिरुथिरकल्ली, चकार कुथू, ये सब जो आपके केरल के जो है प्रसिद्ध नृत्य हैं। गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य की बात कर ले तो डांडिया, रास, गरबा, टिप्पणी, पधार, ये सब जो आपके गुजरात के जो है प्रमुख नृत्य हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है ना, ये कब प्रारंभ यानी शुरू किया गया था। तो देखिए भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ना, ये 1951 में शुरू किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। तो 1951 आपका करेक्ट आंसर हो। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ना, ये मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर जो वो केंद्रित था। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था ये किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो अर्थव्यवस्था के संतुलन की विकास प्रक्रिया को जो है वो आरंभ करना था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि को उच्च प्राथमिकता जो है वो दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मौलिक कर्तव्य यानी जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है ना, इसको जो है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो है वो जोड़ा गया। तो अगर बात कर ले फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, तो इसे जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान जो है हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया था। तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में बात कर ले, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो देखिए वर्तमान में जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि आपके अनुच्छेद 51A और भाग की बात कर ले तो भाग 4A में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाए कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये किस संविधान संशोधन या फिर किस वर्ष जोड़ा गया था, तो देखिए 11वें मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो इसे जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 वर्ष में जो है इसे जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और जब आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था ना, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक मनरेगा एक्ट से आया था। तो देखिए सबसे पहले मनरेगा के फुल फॉर्म की बात कर ले तो देखिए मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। यानी अगर हिंदी में बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये जो है मनरेगा का फुल फॉर्म होता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मनरेगा से पहले जो है इसका जो नाम था ना, वो नरेगा रखा गया था। और इसे जो है इस अधिनियम को जो है 25 अगस्त 2005 को जो है ये पारित किया गया था। तो ये तो आपका पारित किया गया था 25 अगस्त 2005 ईस्वी। लेकिन इस कार्यक्रम को जो है आरंभ यानी शुरू कब किया गया था, तो शुरू
शुरू की बात कर ले तो 2 फरवरी 2006 को जो है ये जो कार्यक्रम था ना, ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से जो है ये आपका आरंभ हुआ था। और शुरू में जो है ये आपके 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में जो है ये आपका आरंभ किया गया था। लेकिन अगर पूरे भारत में जो है ये कब लागू कर दिया गया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नरेगा को जो है 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में जो है वो आपका लागू कर दिया गया। इसके अलावा बात कर ले नरेगा को यानी महात्मा गांधी का नाम जो है कब जोड़ दिया गया था, तो देखिए 2 अक्टूबर 2009 से जो है इसके साथ महात्मा गांधी का नाम जो है वो जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंडियन वुमेन नेशनल अंडर 19 क्रिकेट टीम के जो है वो कोच कौन है, यानी भारतीय महिला राष्ट्रीय अंडर 19 के क्रिकेट टीम की जो है वो कोच कौन है। तो देखिए वर्तमान में भारतीय महिला राष्ट्रीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के जो कोच है ना वो नौसीन अल खादिर है। तो नौसीन अल खादिर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले महिला अंडर 19 टीम की कप्तान कौन है वर्तमान में, तो ये आपके सैफाली वर्मा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है, ये तो आपका अंडर 19 का हो गया। वहीं अगर बात कर ले महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है, तो ये आपके हरमनप्रीत कौर है। वहीं अगर कोच की बात कर ले तो वर्तमान में जो इसके कोच है ना वो ऋषिकेश कनिटकर है। ऋषिकेश कनिटकर जो है महिला क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऋषिकेश जो कानिटकर है ना ये जो आपके पुरुष अंडर 19 क्रिकेट टीम के भी जो है वो कोच है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर पुरुष अंडर 19 क्रिकेट टीम के वर्तमान में कप्तान कौन है, तो ये आपके यश धूल है। इसके अलावा पुरुष टीम के कप्तान कौन है, भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन है, तो ये आपके रोहित शर्मा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और कोच कौन है, तो ये राहुल द्रविड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच जो है वो समझौता कब हुआ था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच जो है ये आपका 1916 में जो आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था ना, यानी जो लखनऊ समझौता हुआ था उसी में जो ये समझौता किया गया था। तो लखनऊ पैक्ट 1916 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित कौन सा कथन जो है वो गलत दिया गया है। तो 4 आपके स्टेटमेंट दिए गए थे जिसमें एक कथन जो है राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जो है वो गलत दिया गया था। तो इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं। जिस भी कैंडिडेट्स को अगर इसका ऑप्शन पता है वो कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि थिरुवियारू महोत्सव ये जो है कहाँ का प्रचलित है। तो देखिए ये जो आपका थिरुवियारू महोत्सव है ना ये तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले तमिलनाडु के अन्य प्रमुख त्यौहार के बारे में, जैसे कि पोंगल, थाईपुसम, नट्यांजलि नृत्य महोत्सव, महामहम, कार्तिकेय दीपम, ये सब जो त्यौहार है ना ये तमिलनाडु राज्य के जो है प्रमुख त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केंद्र ने नया राजस्व सचिव जो है ये किसे नियुक्त किया है। तो देखिए दिसंबर 2022 से केंद्र ने जो है संजय मल्होत्रा को जो है नया राजस्व सचिव जो है वो नियुक्त किया है। तो संजय मल्होत्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पवनों का देश ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए पवनों का जो देश है ना ये डेनमार्क को कहा जाता है। तो डेनमार्क आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य फैक्ट्स की बात कर ले तो देखिए पवन चक्कियों की भूमि ये जो है नीदरलैंड देश को कहा जाता है। डूबते हुए सूर्य का देश जो है यहाँ पर नॉर्वे नहीं, यहाँ पर आप ब्रिटेन कर लीजिएगा, ठीक है। तो डूबते हुए सूर्य का जो देश है ना वो आपका ब्रिटेन देश को कहा जाता है। और देखिए नॉर्वे को जो है क्या कहा जाता है, तो मध्य रात्रि का जो सूर्य है ना वो नॉर्वे देश को कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। उगते सूरज की भूमि जो है ये जापान देश को कहा जाता है। हाथियों का देश जो है ये किस देश को कहा जाता है। तो देखिए हाथियों का जो देश है ना ये लाओस को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का जो नगर है ना ये रोम यानी इटली को जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा पोप का शहर जो है ये रोम इटली को कहा जाता है। हवा वाला शहर या फिर गार्डन सिटी जो है ये शिकागो यूएसए को कहा जाता है। लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम जो है ये कोरिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीज जो है ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ कंगारू भी जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन उल ये भी जो आपका ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसके अलावा लैंड ऑफ 1000 लेक्स ये जो है फिनलैंड देश को कहा जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्तमान भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये जो है कौन है।
तो देखिए वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, ये आर वेंकट रमन है। तो आर वेंकट रमन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत के महान्यायवादी का पद ये जो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो देखिए महान्यायवादी का जो पद है ना, ये अनुच्छेद 76 में जो ये आपका वर्णित है। इसके अलावा भारत के पहले यानी प्रथम जो महान्यायवादी थे वो कौन थे, तो देखिए प्रथम महान्यायवादी की बात कर ले तो ये आपके MC सीतलवाड़ थे। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो ये आपके तुषार मेहता है। वर्तमान में अगर CAG पूछा जाए यानी भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो ये आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और बात कर ले भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद का जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपका अनुच्छेद 148 में वर्णित है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि BCCI का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए BCCI का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले BCCI की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 1928 को जो है स्थापित किया गया था। बात कर ले BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके रोजर बिन्नी है। वर्तमान में CEO कौन है, तो ये आपके हेमंग अमीन है। उपाध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपके राजीव शुक्ला हैं। और BCCI के जो वर्तमान में सचिव हैं ये आपके जय शाह हैं। इसके अलावा चीफ नेशनल सेलेक्टर कौन है, तो ये आपके चेतन शर्मा हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरित क्रांति ये जो किससे संबंधित है, तो देखिए अगर बात कर ले ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, तो देखिए हरित क्रांति जो है ना, ये आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो खाद्यान्न उत्पादन आपका करेक्ट आंसर। इसके अलावा बात कर ले येलो रेवोल्यूशन यानी पीली क्रांति ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका खाद्य तेल और तिलहन फसलों के से संबंधित है। इसके अलावा ग्रे रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए यानी घुसर क्रांति जो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति तो ये तो आपका खाद्यान्न उत्पादन आपका करेक्ट आंसर होगा। श्वेत क्रांति की बात कर ले तो ये आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति जो ये किससे संबंधित है, तो ये आपका मत्स्य उत्पादन से संबंधित। इसके अलावा पिंक रिवॉल्यूशन के बारे में पूछा जाए यानी गुलाबी क्रांति ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। ब्लैक रिवॉल्यूशन यानी काली क्रांति ये जो है किससे संबंधित, तो देखिए ये जो आपका काली क्रांति है ना, ये पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से संबंधित है। और ये जो आपका कोयला के उत्पादन से भी संबंधित है। अगर बात कर ले सिल्वर रेवोल्यूशन यानी रजत क्रांति के बारे में, तो ये आपका अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए से जो है वो आपका संबंधित है। गोल्डन रेवोल्यूशन की बात कर ले यानी सुनहरी क्रांति ये जो है किससे संबंधित है, तो ये आपके बागवानी उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लोकसभा में क्रिमिनल प्रोसीड्यूर यानी आइडेंटिफिकेशन बिल यानी दंड प्रक्रिया शिनाख्त विधेयक 2022 में जो है ये किसने पेश किया था, तो देखिए लोकसभा में जो क्रिमिनल प्रोसीड्यूर है ना, ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के द्वारा जो है वो आपका पेश किया गया था। तो अजय मिश्रा टेनी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन बिल ये जो है क्या है, तो देखिए इस बिल में जो है किसी आरोपी व्यक्ति की जो है पहचान के लिए उसके जैविक सैंपल, फिंगरप्रिंट या फिर फुटप्रिंट अन्य तरह के सैंपल जो वो लिए जाते हैं। और इसका जो प्रावधान है ना वो इस बिल में जो वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अवसादी जो चट्टान है ना यानी जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो कौन से नहीं है, तो देखिए अगर सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण की बात कर ले यानी अवसादी चट्टान के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो बलुआ पत्थर, चुन्ना पत्थर, इसके बाद डोलामाइट, सेल चट्टान, लिग्नाइट ये सब जो आपके हैं ना ये अवसादी चट्टान के उदाहरण है। तो इसमें तो आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक्स की बात कर ले तो इसे जो है प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। और इसके उदाहरण की बात कर ले तो इसे जो है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट और बिटुमिनस ये सब जो आपके इग्नियस रॉक्स के उदाहरण हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो देखिए समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी में जो है आपके टोटल 5 अनुच्छेद है। और राइट टू इक्वालिटी जो है ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 में आ जाता है। तो 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो।
इसके अलावा स्वतंत्रता के अधिकार में पूछा जाए तो देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में टोटल जो आपके 4 अनुच्छेद है, जो कि आपका अनुच्छेद 19 से लेकर जो है 22 तक है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर पूछा जाए तो इसमें जो आपके 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 और 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में पूछा जाए तो 25, 26, 27, 28 इसमें जो आपके भी जो है 4 जो है वो आपके अनुच्छेद है, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है इसमें भी जो आपके दो है वो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 29 से 30 जो है ये आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो है वो अधिकार दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एक भारतीय शहर की पहली जो पूर्ण जनगणना है ना वर्ष 1830 में ये जो किसके काल में हुआ था? तो देखिए ये जो आपका 1830 में ये जो आपका ढाका शहर था ना ये भारत का ही जो है आपका हिस्सा था, लेकिन अब जो है ये बांग्लादेश का हिस्सा हो गया, ठीक है, बांग्लादेश का हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1830 में भारतीय शहर की जो पहली पूर्ण जनगणना है ना ये जो आपका हेनरी वाल्टर के काल में हुआ था। तो हेनरी वाल्टर आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हेनरी वाल्टर को जो है भारतीय जनगणना के एथर के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। और दूसरी जो जनगणना है ना ये वर्ष आपका 1836-37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज के द्वारा जो है इसके कार्यकाल में जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले भारत में जो जनगणना की शुरुआत है ना ये कब हुई थी? तो ये 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है वो शुरू किया गया था। लेकिन अगर भारत में नियमित यानी दशकीय जनगणना की बात कर ले तो ये आपका 1881 में हुआ था, जो कि आपका लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि यूपीएससी संविधान के किस भाग में वर्णित? तो देखिए अगर भारतीय लोक सेवा संघ की बात कर ले तो यूपीएससी जो है ये आपके भाग 14 के अध्याय के 2 में जो है वो वर्णित है। तो भाग 14 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले यूपीएससी ये जो है किस प्रकार का निकाय है? तो एक संवैधानिक निकाय है। और किस अनुच्छेद में वर्णित अगर ये पूछ लिया जाए तो देखिए यूपीएससी जो है ये अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जो है ये आपका वर्णित है। और अनुच्छेद 322 के तहत जो है यूपीएससी को आपके जो है सौंपे गए अपने कर्तव्य, कार्य और दायित्व का जो है वो निर्वहन करता है। बात कर ले यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके डॉक्टर मनोज सोनी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को जो है ये स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है? तो देखिए भारत के पश्चिम में जो है ये अरब सागर है। तो अरब सागर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के जो है सचिव कौन है? तो देखिए इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। और 23 जून 2023 तक ये जो है सामंत कुमार गोयल जो है वो रॉ के सचिव हैं। तो सामंत कुमार गोयल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले रॉ की स्थापना कब हुई थी? तो इसे जो है 1968 में जो है स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की जो स्थापना है ना ये कब हुई थी? तो देखिए एनडीबी का जो अन्य नाम है ना वो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है। और इसकी जो स्थापना वो जुलाई 2014 में किया गया था। तो जुलाई 2014 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले एनडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका शंघाई चाइना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रूसा का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए रूसा का जो फुल फॉर्म होता है ना वो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान होता है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आपका करेक्ट आंसर होगा। रूसा की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2013 में जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लोसांग जो त्यौहार है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका लोसांग त्यौहार है ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एशियन गेम 2018 में कुल कितने इवेंट हुए थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2018 का जो एशियन गेम्स हुआ था ना ये आपका जकार्ता और इंडोनेशिया के शहर जकार्ता एंड पैलमबर्ग शहर में हुआ था। और इसमें जो आपके 40 खेलों में जो है 465 इवेंट्स हुए थे। तो 465 आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा बात कर ले 2022 का एशियन गेम्स ये जो है कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हैंगजाऊ चाइना में हुआ था। 2026 का कहाँ पर होगा? तो ये आपका एची एंड नागोवा जापान में होगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2021 में ये जो किसे पद्मश्री मिला? सॉरी क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि 2021 में किस नर्तक को जो है
पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए 2021 में नर्तक की बात कर ले तो ये जो आपका मंजमा जोगाती को जो है वो आपका पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो मंजमा जोगाती आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2021 में कितने लोगों को जो है पद्म से जो है वो अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए 2021 में 119 हस्तियों को जो है पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2022 की बात कर ले तो 2022 में जो है टोटल 128 व्यक्तियों को जो है पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें 4 लोगों को जो है पद्म विभूषण से, 17 लोगों को पद्म भूषण से और 107 लोगों को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किस जानवर को हीरे जवाहरात से जो वो सजाया था। तो देखिए मौर्य साम्राज्य में जो है हाथी एक ऐसा जानवर था जिसे हीरे जवाहरात से जो वो सजाया जाता था। तो हाथी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ऑफ YSR कांग्रेस पार्टी इन 2022, यानी YSR कांग्रेस पार्टी के 2022 में जो है लाइफ टाइम अध्यक्ष के रूप में ये जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए 2022 में YSR कांग्रेस पार्टी के लाइफ टाइम अध्यक्ष के रूप में जो है ये YS जगमोहन रेड्डी को जो वो नियुक्त किया गया है। तो जगमोहन रेड्डी आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निशा गांधी नृत्य उत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए निशा गांधी नृत्य उत्सव की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा केरल के शास्त्रीय नृत्य की बात कर ले तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये जो 2 नृत्य है ना ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके अलावा केरल के लोक नृत्य की बात कर ले तो काकाकड़सी काली, दपू काली, सरपम ठुल्लू, कवादियोट्टम, भद्रकाली थुल्लल, वेदा काली, थियाटू नृत्य, कोलम थुल्लल, थम्पी थुल्लल, इसके बाद कुम्मी डांस, कुडुआ काली, कुमती नृत्य, ये सभी जो आपके नृत्य है ना ये आपके केरल राज्य के जो है ये लोक नृत्य है। तो ये केरल के लोक नृत्य को भी जो है आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2022 में यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये किसने दूसरी बार जो है ये शपथ लिए हैं। तो देखिए मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश में जो आपका इलेक्शन हुआ था ना इसमें मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार जो शपथ है ना ये योगी आदित्यनाथ ने लिया है। तो योगी आदित्यनाथ आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने जो है डिप्टी सीएम के पद की जो वो शपथ लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2022 में जो आपके 5 राज्यों में जो आपका इलेक्शन हुआ था उसे भी जो आप जरूर देख कर जाइएगा। जैसे कि पूछ लेता है कि आपका जो पंजाब राज्य में जो है 2022 में मुख्यमंत्री कौन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन है ना ये किस राज्य में किया गया था। तो देखिए ये जो आपका सीजीएल में भी पूछा गया था ये प्रश्न। तो देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की बात कर ले तो इसका जो आयोजन है ना ये भारत के गुजरात राज्य में किया गया था। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन है ये गुजरात के कितने शहरों में किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुजरात के जो है ये 6 शहरों में किया गया था और वो 6 शहर कौन कौन से हैं। तो पहला आपका अहमदाबाद, सेकंड आपका गांधीनगर, थर्ड आपका सूरत, फोर्थ आपका वडोदरा, फिफ्थ आपका राजकोट और सिक्स्थ आपका भावनगर। ये 6 शहरों में जो है गुजरात के 6 शहरों में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के पदक तालिका की बात कर ले तो पहले स्थान पे जो है आपका सर्विसेज रहा था। सर्विसेज ने टोटल 128 पदक जीते थे, जिसमें गोल्ड की बात कर ले तो 61 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। महाराष्ट्र ने जो टोटल 140 मेडल जीते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीतते हैं ना उन्हें जो है नंबर 1 पे रखा जाता है। तो महाराष्ट्र के द्वारा 39 गोल्ड मेडल जीता गया था, 38 सिल्वर और 63 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। वहीं तीसरे पायदान की बात कर ले तो ये आपका हरियाणा रहा था। हरियाणा ने 116 पदक जीते थे और फोर्थ पे जो आपका कर्नाटक राज्य रहा था। कर्नाटक ने जो टोटल 88 पदक जो वो जीते थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ना उसका जो मुख्य नारा क्या था।
तो देखिए अगर बात कर ले 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो इसका जो कार्यकाल था वो 2007 से लेकर 2012 तक रहा था। और इस समय जो भारत के जो आपके प्राइम मिनिस्टर है ना, वो मनमोहन सिंह रहे थे। और इसका जो मुख्य नारा था वो तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर था। तो ये आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 11वीं पंचवर्षीय योजना को जो है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो इसे जो है सी रंगराजन के द्वारा जो है वो तैयार किया गया। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए जो है विकास दर का कितने % तक जो है बढ़ाने का जो है वो प्रस्ताव दिया गया था, तो ये 4% तक बढ़ाने का जो है वो प्रस्ताव दिया गया था। इसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपका 2.4% था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग और सेवा क्षेत्र के विकास का जो लक्ष्य है ना, वो 9 से लेकर 11% के बीच रहा था। तो ये फैक्ट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अस्पृश्यता का अंत यानी एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो देखिए ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है, तो देखिए अस्पृश्यता का अंत ये जो आपका अनुच्छेद 17 में है। तो अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, जैसे कि जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, ये जो है कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये आपका अनुच्छेद 15 से संबंधित है। उपाधियों का अंत ये जो आपका अनुच्छेद 18 में है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये जो आपका अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये जो आपका अनुच्छेद 20 में है। इसके अलावा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण ये जो आपके अनुच्छेद 21 में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा जो है ये कब कब्जा कर लिया गया था। तो देखिए अवध साम्राज्य पर फरवरी 1856 में जो है अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो 1856 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किस देश से जो है वो घिरा हुआ है। तो देखिए त्रिपुरा तीन ओर से जो है ये बांग्लादेश से जो है वो घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए अगर बात कर ले MC मैरी कॉम की, तो ये आपके भारतीय मुक्केबाज है और ये जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले MC मैरी कॉम के बारे में, तो ये जो है 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला मुक्केबाज है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैरी कॉम ने जो है 2012 के जो लंदन ओलंपिक हुआ था ना 2012 में, इसमें जो ये कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीती थी। इसके अलावा बात कर ले MC मैरी कॉम के बारे में, तो देखिए बॉक्सर मैरी कॉम की जो आत्मकथा है ना वो अनब्रेकेबल है और इनका जो अनावरण है ना वो 9 दिसंबर 2013 को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के द्वारा जो है वो किया गया था। तो अगर आगे के शिफ्ट में पूछा जाए कि मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है, तो ये आपका अनब्रेकेबल है। अब देखिए आत्मकथा की बात आ ही गई है, तो इसके अलावा इम्परफेक्ट की आत्मकथा पूछा जाता है कि ये जो इम्परफेक्ट है ना ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये संजय मांजरेकर की जो है ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो देखिए प्लेइंग टू विन ये जो है साइना नेहवाल की जो है ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा बात कर ले माइकल होल्डिंग जो कि वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज थे और इनके ऑटोबायोग्राफी की बात कर ले तो नो होल्डिंग बैक ये जो है माइकल होल्डिंग की जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो देखिए ये जो आपका खासी पहाड़ी पर ये जो आपका मानसी राम है ना, ये जो आपका सबसे ज़्यादा जो है मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो मानसी राम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के दक्षिण राज्यों में खरीफ और रबी दोनों मौसमों में जो है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो उगाई जाती। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली भारत के दक्षिण राज्यों में जो है खरीफ और रबी दोनों मौसमों में जो है ये फसलें उगाई जाती है। तो इनमें से जो भी एक ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच फेस्टिवल इज नन एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स यानी किस त्यौहार को जो है त्योहारों का त्यौहार के रूप में भी जो है वो जाना जाता है।
तो देखिए त्यौहार के रूप में जो है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल यानी हॉर्नबिल महोत्सव को जो है वो जाना जाता है। और हॉर्नबिल महोत्सव ये जो है किस राज्य का महोत्सव है, तो ये आपका नागालैंड राज्य का महोत्सव है। और ये जो है कितने तारीख तक मनाया जाता है, तो देखिए ये जो आपका हॉर्नबिल महोत्सव है ना, ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। और ये जो आपका 1 से 10 दिसंबर तक जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अलार्मिल वल्ली इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, यानी अलार्मिल वल्ली जो है ये भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो बात कर ले अलार्मिल वल्ली के बारे में, तो ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा अलार्मिल वल्ली के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्हें 1991 में जो है भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और 2004 ईस्वी में जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से जो है वो सम्मानित किया गया। इसके अलावा भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मालविका साराभाई, इसके अलावा शाहरुखई, SK सरोज, लीला जैक्सन, राम गोपाल, वैजंती माला, कोमल वर्धन, इन सभी का जो संबंध है ना वो भरतनाट्यम नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन ए प्लांट सेल, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक एक ऐसा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, यानी एक दोहरी झिल्ली अंगक है जो पौधे और शैवाल की कोशिकाओं के भीतर जो है वो पाया जाता है। तो प्लास्टिड आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अगर आपके ऑप्शन में प्लास्टिड नहीं दिया होगा तो फिर आपका क्लोरोप्लास्ट जरूर दिया होगा। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट भी जो है एक जो है आपका डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, यानी दोहरी झिल्ली वाली अंगक है जो केवल पादप कोशिकाओं में जो है वो मौजूद होता है। तो आपके ऑप्शन में या तो प्लास्टिड या तो क्लोरोप्लास्ट या फिर सेल वॉल दिया होगा। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टीन का जो है मुख्य अयस्क पूछा गया था, यानी टीन का जो है और पूछा गया था। तो देखिए टीन के प्रमुख अयस्क की बात कर ले तो कैसीटेराइट ये जो है टीन का प्रमुख अयस्क होता है जिसका फॉर्मूला SnO2 होता है। आयरन के प्रमुख अयस्क की बात कर ले तो Fe, यानी आयरन का जो प्रमुख अयस्क होता है ना वो आपका हेमेटाइट होता है जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क अगर पूछा जाए तो इसका जो प्रमुख अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है जो कि Al2O3.2S2O होता है। तो ये फैक्ट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आया था कि सत्रिया नृत्य ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए सत्रिया नृत्य की बात कर ले तो ये जो है असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे 2000 ईस्वी में जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। और सत्रिया नृत्य को जो है शंकर देव के द्वारा 1500 ईस्वी में जो इसकी खोज की गई थी। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके शास्त्रीय नृत्य से जो है लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, तो देखिए संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या है ना वो आपका 8 है। और वो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो पहला आपका भरतनाट्यम, सेकंड आपका कथक जो कि उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, थर्ड आपका कुचिपुड़ी, फोर्थ आपका ओडिसी, फिफ्थ आपका कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है, उसके बाद मणिपुरी जो कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, उसके बाद आपका मोहिनीअट्टम। ये टोटल जो है आपके संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में पूछा जाए कि संस्कृत मंत्रालय के द्वारा कितने जो है भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं, तो देखिए संस्कृत मंत्रालय के द्वारा जो है ये 6 नृत्य को भी जो है वो भारत का शास्त्रीय नृत्य जो है वो माना गया है। तो अगर संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो फिर आपका 9 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की जो है साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना 15वीं जो जनगणना हुआ था ना उसमें जो आपका भारत का जनगणना जो आपका साक्षरता दर रहा था वो 74.04% रहा था। वहीं अगर पुरुषों की साक्षरता दर की बात कर ले तो 82.14% रहा था। वहीं अगर महिलाओं की साक्षरता दर की बात कर ले तो 65.46% रहा था। तो महिलाओं की साक्षरता दर पूछा गया था तो 65.46 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो है वो क्रिकेटर नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया था। तो देखिए 3 जो आपके क्रिकेटर के नाम दिए गए थे और चौथा जो नाम दिया गया था वो सानिया मिर्जा का दिया गया था। तो देखिए ये जो सानिया मिर्जा है ना वो इंडियन टेनिस प्लेयर है, ना कि क्रिकेटर है। तो सानिया मिर्जा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का जो विलयन मिलाया जाता है ना तो जो सफ़ेद अवक्षेप बनता है ना वो किसका बना होता है, तो ये पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जब बेरियम क्लोराइड के विलयन को सोडियम सल्फेट के विलयन से मिलाया जाता है ना तो ये आपका बेरियम सल्फेट बनता है, और ये जो बेरियम सल्फेट ही बनता है ना ये सफ़ेद अवक्षेप का बनता है। तो बेरियम सल्फेट आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl जो है ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो बेरियम सल्फेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि स्टार्टअप इंडिया ये जो है किस मंत्रालय की पहल है। तो देखिए स्टार्टअप इंडिया की बात तो इसकी जो घोषणा है ना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को जो है लाल किले नई दिल्ली में से जो है इसकी घोषणा की गई थी। और इसकी शुरुआत की बात कर ले तो स्टार्टअप इंडिया को जो है 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करने और भारत में जो है स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से जो है ये आपका स्टार्टअप इंडिया जो है वो शुरू किया गया था। और ये जो आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का जो है एक पहल है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की जो प्रथम महिला महानिदेशक है ना ये कौन बनी है। तो देखिए हाल ही में अगस्त 2022 में जो है CSIR की जो प्रथम महिला महानिदेशक वो आपकी नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी बनी है। तो नल्लाथम्बी क्लाई सेल्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका CGL के एग्जाम में भी जो है ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2022 में शिवसेना से जो है राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र के जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की जो संख्या है ना वो टोटल 19 है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य के जो महाराष्ट्र में बने हैं ये संजय राउत बने हैं, तो संजय राउत आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में राज्यसभा सदस्य की बात कर ले 2022 में कौन बने हैं। तो देखिए बीजेपी पार्टी से जो है ये आपके पीयूष गोयल, अनिल सुखदेव राय बॉन्डे, धनंजय महादिक ये जो आपके बीजेपी पार्टी से बने हैं। वहीं अगर नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात कर ले तो इससे जो आपके प्रफुल्ल पटेल बने हैं। INC पार्टी से जो ये आपके इमरान प्रतापग्राही ये जो आपके INC पार्टी से बने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत राज्यसभा के सदस्य 2022 में जो मनोनीत किए गए हैं, जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रपति द्वारा आपके राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को जो है वो मनोनीत किया जाता है। और 2022 में जो है आपके वीरेंद्र हेगड़े को जो कि सोशल कार्य में जो है वो कर्नाटक से जुलाई 2022 में जो है इन्हें मनोनीत किया गया है। इसके अलावा गुलाम अली खताना को जो है जम्मू कश्मीर से सोशल वर्क यानी जो है आपका सोशल वर्क के क्षेत्र में जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया है। इसके अलावा V विजेंद्र प्रसाद को जो है आंध्र प्रदेश और सिनेमा के क्षेत्र में जुलाई 2022 में जो है ये मनोनीत किया गया है। तमिलनाडु में जो है आपके इलैया राजा जो कि आर्ट्स यानी कला के क्षेत्र में जो है जुलाई 2022 में इन्हें मनोनीत किया गया है। जुलाई 2022 में जो है केरल में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो है ये PT उषा को जो है ये मनोनीत किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वयस्क में कितने पोषक तत्व जो है वो जरूरी होते हैं। तो देखिए अगर वयस्क की बात कर ले तो इसमें जो आपके 6 पोषक तत्व जो है वो जरूरी होते हैं। और वो 6 पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो पहला आपका विटामिन, सेकंड खनिज, थर्ड प्रोटीन, फोर्थ आपका वसा, फिफ्थ आपका पानी और सिक्स्थ आपका कार्बोहाइड्रेट। ये जो आपके 6 वयस्क में जो है वो पोषक तत्व जरूरी है, तो 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सागा दावा जो उत्सव है ना ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका सागा दावा उत्सव है ना ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सिक्किम के प्रमुख त्यौहार की बात कर ले तो लहबसोल, लोसोंग और ये जो आपका लोसार है, इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल, ये सब जो आपके सिक्किम के जो है प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका लोसार त्यौहार है ना ये तिब्बतियों का जो है नव वर्ष का भी एक त्यौहार है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। सिक्किम के लोक नृत्य यानी फोक डांस की बात कर ले तो ये आपके सिंधी छाम, याक छाम, तमांग सेलो, मारूनी नाच, भूटिया फोक डांस, ये सब जो आपके सिक्किम के जो है वो लोक नृत्य हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्राथमिक क्षेत्रक में आने वाले विषय का जो है पूछा गया था, यानी प्राइमरी सेक्टर में जो आपके कौन कौन से विषय जो है वो आते हैं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र की बात कर ले तो इसमें जो आपका कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल, जिसमें आपके कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन, ये सब जो आपके आते हैं ना वो आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। इसके अलावा द्वितीय क्षेत्रक यानी सेकेंडरी सेक्टर की बात कर ले तो इसमें आपके विनिर्माण और उद्योग जो वो शामिल रहते हैं। वहीं अगर टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र की बात कर ले तो इसमें जो आपके सेवा क्षेत्र आ जाते हैं, जिसमें आपके व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग आदि, ये सब जो आपके टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, यानी सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महात्मा बुद्ध से संबंधित जो आपका प्रश्न पूछा गया था, तो इनके प्रश्न तो मुझे मिले नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है ना, ये बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे, बोध गया बिहार में जो है बोधि वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है ना ये सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये आपका लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनके अगर मृत्यु की बात कर ले तो इनका जो निधन है ना वो आपका 483 ईसा पूर्व में जो है कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, उनकी जो है यहाँ पर जो है वो निधन हुआ था। इनके अन्य नाम की बात कर ले तो सिद्धार्थ गौतम इनका जो है अन्य नाम है। इनके पिता का नाम अगर बात कर ले तो सुधोधन जो है इनके पिता का नाम है, और माता का जो नाम है वो माया देवी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला जो है एक कारक कौन सा है। तो देखिए विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला जो एक कारक है ना वो कस्टम ड्यूटी है। तो कस्टम ड्यूटी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है ना ये किस देश का है। तो देखिए सबसे बड़े लिखित संविधान की बात कर ले तो ये भारत देश का है। तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत का जो कितने शब्दों में जो ये लिखित संविधान है, तो देखिए अगर इंग्लिश वर्जन की बात कर ले तो 1,17,369 वर्ड्स में जो है ये लिखा गया है। इसके अलावा शब्दों के आधार पर सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है। तो देखिए शब्दों के आधार पर सबसे छोटा जो लिखित संविधान है ना ये मोनाको देश का है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है। तो देखिए रस्सी बनाने में जो है ये रेशेदार फसलें, जिसमें आपके जूट, पटसन और कपास आ जाते हैं, इन सभी का जो है रस्सी बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नई लोकसभा को कितने माह तक जो है वो भंग नहीं किया जा सकता। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 83 के उपबंध यानी क्लोज 2 के अकॉर्डिंग जो है यह प्रावधान किया गया है कि यदि गठन के बाद पहली बैठक के 5 साल पूरे होने पर लोकसभा जो है वो भंग नहीं किया जाता है तथा उसे जो है स्वतः भंग जो है वो माना जाता है। तो आप एग्जैक्ट जो है प्रश्न बताइएगा कि आपसे क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है ना ये किस राज्य पर पड़ा था। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1905 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल के विभाजन के साथ जो ये आपका शुरू हुआ था। और इस पे जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है ना वो वेस्ट बंगाल पर जो वो पड़ा था। तो बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शोभना नारायण ये जो किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए शोभना नारायण की बात कर ले तो ये आपके कथक नृत्य से संबंधित है। तो कथक आपका करेक्ट आंसर होगा। और कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो एक शास्त्रीय नृत्य है। और बात कर ले शोभना नारायण के गुरु का नाम अगर पूछा जाए एग्जाम में तो देखिए शोभना नारायण के जो गुरु है ना ये बिरजू महाराज है, और ये भी जो आपके कथक नृत्य से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा शोभना नारायण को जो है पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो 1992 में जो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1999-2000 ईस्वी में जो है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से जो है इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऐहोल जो शिलालेख है ना ये रवि कृति द्वारा जो है वो लिखा गया था, और वह जो है किस राजा के जो है दरबारी कवि थे। तो देखिए अगर बात कर ले रवि कृति के बारे में तो देखिए रवि कृति जो है ये पुलकेशिन द्वितीय के जो है ये दरबारी कवि थे। तो पुलकेशिन द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बुद्ध पूर्णिमा को ये जो आपका सागा दावा त्यौहार जो मनाया जाता है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए सागा दावा त्यौहार की बात कर ले तो ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो सिक्किम आपका
आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2022 ये जो है किसे दिया गया था। तो देखिए इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2022 की बात कर ले तो ये आपके जो है प्रथम एनजीओ को दिया गया था। एनजीओ में जो आपका प्रथम को दिया गया था, तो प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर